ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्लियर आ रही है ना? करते हैं स्टार्ट। सर एक पे वैसे ही मेंटेन करके चल रही है सर या रजिस्टर बनाया सही? सब बताऊंगा भाई, 2 मिनट का टाइम दो बस। सब बता रहा हूँ अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड बताता हूँ इवनिंग सब। सर। गुड इवनिंग बेटा। ये हो गया आपका। ये हो गया। करें स्टार्ट। आप लोगों का क्या नाम है? नित्या, हाँ आपका तो पता है। सिमरन, हिमांशु। अभी स्टार्ट हो गई, स्कूल में स्टार्ट हो गई इकोनॉमिक्स। चलो, अब देखना यार हमारे को ना कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले सुनना, अभी कुछ नोट मत करना, आपको सब नोट करेंगे कैसे क्या होगा सब बता दूंगा, पर अभी सिर्फ सुनते हुए चलो। क्लास 12th, ठीक है। आपके इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके ये प्रोजेक्ट के हैं। तो अभी इनको तो अलग रखो, ये आपको प्रोजेक्ट मिलेगा बाद में, अकाउंट्स का भी मिलेगा, बिजनेस का, सबका मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो 80 मार्क्स हैं ये कैसे कैसे डिवाइडेड है आपके, तो 80 मार्क्स आपके ना दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक जो आपको पढ़ना है मैक्रो इको। अभी ना कुछ नोट मत करना, मैं आराम से बता दूंगा जब आपको नोट करना होगा। मैक्रो इको, और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों आपके 40-40 मार्क्स के सब्जेक्ट है। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। सेम ये वैसे ही है जैसे आपका 11th में था। 11th में माइक्रो और स्टैट्स पढ़ी थी। तो एक बात बताओ, जब आपने माइक्रो पढ़ी थी तो माइक्रो में आपने इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर बात करी थी। माइक्रो में सारी बात मेरी इंडिविजुअल एलिमेंट पे हुई थी। जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स देखनी है कि डिमांड किसी प्रोडक्ट की कैसे फ्लक्चुएट होगी प्राइस के साथ, सही बात है। आपने यहाँ पर देखा था सप्लाई से रिलेटेड चीजें, आपने यहाँ पर देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें, ये सब आपने देखा हुआ है ना। क्या उसका कोई कनेक्शन हमारा मैक्रो में आएगा? मैक्रो में कनेक्शन है, बट बहुत ही कम कनेक्शन है। तो अगर मैं आपको बोलूं मैक्रो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, और आप ना इसको बिल्कुल ऐसे लेकर के चलना जैसे अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल जीरो से हम वहीं से उठाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें डिमांड सप्लाई वगैरह पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है, बट अलग तरीके से पढ़ना है। सर अलग तरीका क्या है? तो अलग तरीका पता है क्या है? आपको अब यहाँ पे सारी चीजें एग्रीगेट करके पढ़नी है। एग्रीगेट करके, सर एग्रीगेट का मतलब यहां पर मैं इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था। अब पता है मैं कैसे फोकस करूंगा? अब मैं पूरी इकोनॉमी में एज एन एग्रीगेट चेक करूंगा क्या क्या चीजें हैं और उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। मतलब सर जैसे आपने वहां पे डिमांड पढ़ रखा था, अब आप पता है क्या पढ़ोगे? अब आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड। पूरी इकोनॉमिक्स में उस इंडस्ट्री की कितनी डिमांड है। जैसे वहां पे इंडिविजुअल में पढ़ते थे, मैंने आपको वहां पे बोला पेन है, पेन की डिमांड बतानी है। मैं पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? अब पेन की पूरी इंडस्ट्री की डिमांड कैसे रहेगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड। दूसरा, सर एग्रीगेट सप्लाई, इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली बोला जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करना क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स को, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना है एज अ होल, पूरी इकोनॉमिक्स को। अभी तक हम पहले इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, अब हम पूरी इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। यहां तक की बात है, ठीक है? ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ोगे? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ हिस्ट्री जो आपने एसएसटी के टाइम पे पढ़ रखी है। जैसे 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब, ठीक है। तो बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा ना इस वाले पार्ट को बहुत हल्के में ले जाता है। इसको हल्के में मत लेके जाना। रीजन बता रहा हूँ। अगर ये पेपर में हल्का आया, सच में ही हल्का आया, तो तुम्हारे लिए फायदा है कि मार्क्स अच्छे गेन कर लोगे, ठीक है। बट अगर पेपर में कभी ये वाला पार्ट ऐसा आ गया ना कि टिपिकल टाइप का आ गया, तो ये तो वैसे ही टिपिकल आता है, मार्क्स गेन करने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसको, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट जो चलेगा पूरा टोटली थ्योरी चलेगा, ठीक है। बट इस थ्योरी को भी हम कैसे लेकर के चलेंगे? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लेकर के चलेंगे कि पहले 1991 से पहले के टाइम पे क्या होता था, 1991 के बाद के टाइम से अभी तक लेकर के क्या चीजें हुई, ठीक है।
और आज तक की इंडिया की इकोनॉमी, इसका ना नाम क्या है, आईडी का मैं नाम लिख देता हूं आपके सामने, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर ना बेसिकली आप पढ़ोगे क्या, आप यहाँ पे ये चीजें पढ़ोगे कि इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई है, वो हमारे को पढ़ना है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको पूरी इको के दो टुकड़े पढ़ने हैं, एक इंडिया के कनेक्शन में, दूसरा इकोनॉमी एज अ होल। सर जो इकोनॉमी एज अ होल है, क्या ये भी इंडिया का है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑपरेट करोगे तो इसी तरीके से ऑपरेट करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ऑपरेट करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसे पहले अभी सिलेबस के बारे में बताया कि हमारा सिलेबस क्या है और आपको किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके कोई डाउट्स होंगे, डाउट्स लूंगा। अब एक चीज और समझना, सबसे पहले जब सबसे पहले आपने इको स्टार्ट करनी है इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले आपको बुक्स के बारे में बताया था। आपको जो बुक रेफर करनी है ना, बस एक बुक रेफर करनी है, संदीप गर्ग, और कोई बुक रेफर नहीं करनी। मैं आपको क्लास में भी सिर्फ संदीप गर्ग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये इंटायरली अपने लिए सफिशिएंट है। हम बुक से पढ़ेंगे बाद में, पहले हम हर चीज के अपने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट नोट्स का आप रजिस्टर अलग मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, एक हो गया आपका रजिस्टर कॉन्सेप्ट नोट्स का, और दूसरा हो गया सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि मैक्रो जो है ना, मैक्रो में प्रैक्टिकल पार्ट बहुत है। मैक्रो में आपका न्यूमेरिकल्स भी है, मैक्रो वाले पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सारे कंसेप्ट हो गए, और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको क्लास में सारे ही करवाऊंगा। जो बिल्कुल ही सेम पैटर्न के होंगे, बिल्कुल सेम फ्लेवर क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको घर में दिए जाएंगे करने को। ठीक है, और एक बात और, ये आदत अपनी हो सके तो शुरू से बांध लेना। आपको काम क्या करना है, जैसे हमने ना संदीप गर्ग का क्वेश्चन नंबर 2 करा, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 संदीप गर्ग के पेज नंबर 15 पे दे रखा है। आपको स्टार्टिंग से, ये काम सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहा, इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स और अकाउंट्स, प्रैक्टिकल में तो ये काम जरूर करके रखना। आपको काम क्या करना है, जब आप अपना रजिस्टर बना रहे हो ना, इस रजिस्टर पे मान लो पेज नंबर 2 पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो इनको स्टार्टिंग से सिंक्रोनाइज करके चलो। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, ये जो बुक है, बुक पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पर लिख देना साथ में पेज नंबर 2, किसका, कॉपी का। और जब आप इसको यहाँ कर रहे हो, यहाँ लिख देना क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 15। इनको स्टार्टिंग से सिंक्रोनाइज करके चलना, उससे पता है क्या होगा। आज एक बात बता दूं आपको, आप देख ही रहे हो भी, वैसे भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इको में आपको 10-12 दिन की छुट्टी मिले, हो सकता है 2 या 3 दिन की छुट्टी मिली है। तो मेरे को ना उस लास्ट के 3 दिनों के लिए अपनी सारी प्रिपरेशन आज से करते हुए चलनी है। अगर आपको स्टार्टिंग से पता रहेगा कि मेरी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे मेरी कॉपी पे हो रखा है, तो आपको ना लास्ट टाइम पे एंजाइटी बहुत कम होगी। तो इनको स्टार्टिंग से लेकर के चलना, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ कॉपी का पेज नंबर लिख दो। जब आप कॉपी में कर रहे हो तो उसके साथ बुक का पेज नंबर लिख दो, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखना है, मुझे कॉपी ना पलटनी पड़े, मुझे पता ही है इस पेज पर मैं सीधा जाऊं, आंसर देखा, काम खत्म। क्योंकि पता है इससे लास्ट टाइम पे क्या होता है, अगर लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन नहीं मिला, आप आधा घंटा कॉपी पढ़ लोगे, आपको लगेगा आधा घंटा गया, मैंने आधे घंटे में कोई पढ़ाई नहीं करी, उससे एंजाइटी होगी, आगे के 2 घंटे और खराब होंगे। ये चीजें मत करना। ठीक है, ये चीजें कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगी। इन सब चीजों से ना आपकी चैप्टर की रिवीजन बहुत फटाफट हो जाएगी। जैसे आपके चैप्टर के टेस्ट होंगे, आप आधे या 1 घंटे में सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर पाओगे इस तरीके से। एक चीज और, 2-3 चीजें बता रहा हूँ जो आप हमेशा हर प्रैक्टिकल में फॉलो करो, मैं तो आपको ये बोलूंगा। दूसरा, आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपना, चाहे इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अकाउंट्स का, मैथ्स का, ट्राई करा करो इसी के साथ ना लिख लिया करो हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, मुझे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे ध्यान देना है। अब वो हो सकता है वो चीज नित्या के लिए अलग होगी, हिमांशु के लिए अलग होगी, आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैं तो क्वेश्चन के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हुए चलूंगा कि भैया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बट अगर इसके अलावा आपको भी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वो साथ के साथ लिखते हुए चलना। लास्ट टाइम पे ना पूरा क्वेश्चन रिवाइज करने से अच्छा है सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ जाऊंगा ना, तो भी मेरी रिवीजन बहुत टाइमली मैनर में हो जाएगी। यहाँ तक की चीजें ठीक है। बस इन 2 चीजों पर ध्यान रखना, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़िया लगे उसके पॉइंट्स नोट कर लो आज से ही। और दूसरा, अपने क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज करके चलना, आपका काम आगे के लिए बहुत आसान हो जाए। हम क्या करते हैं, हम ना ये सोचते हैं आज पढ़ रहे हैं ना, हम ज्यादा एफर्ट क्यों डालें, वो लास्ट टाइम में एफर्ट बहुत काम में आएंगे। अभी आपने ताजे ताजे 11th के पेपर दिए, तुम्हें पता ही है रिवीजन कैसे होती है तुम्हारी, उसको स्टार्टिंग से लेकर के चलोगे, रिवीजन अच्छी होगी। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखाता हूँ, सिलेबस से रिलेटेड फिर आपके कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स बताना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले इको, इको में आपका 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में मैंने आपको ये बता दिया 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। पार्ट ए है इसमें 40 मार्क्स की और पार्ट बी है 40 मार्क्स। ये तो आपका प्रोजेक्ट है, उसको हटा दो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, अब ये देखना मैक्रो में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? अच्छा सर नेशनल इनकम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे? नहीं, किसी भी नेशन की इनकम कैसे निकलेगी आपको ये बताया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अगर आप ये एक चैप्टर कर लेते हो आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए बोर्ड में। ये सीबीएसई के मार्क्स है, 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। आरबीआई के बारे में तो सुना होगा, आरबीआई की क्या क्या पॉलिसीज है, कैसे काम करेगा। सर मनी में किन चीजों को लेते हैं, मैं आपसे वैसे ही पूछूं मनी में किन चीजों को लेते हैं, क्या बोलोगे? मनी क्या है? क्या लगता है मनी क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे? पैसा। पैसा। देखो आया रिप्लाई, पैसा। पैसे के अलावा बताना मनी क्या है? मोड ऑफ एक्सचेंज। मोड ऑफ एक्सचेंज। अच्छा अच्छा, मनी में क्या क्या आना चाहिए? सर हमने तो दो चीजें पढ़ी है, एक गांधी जी के नोट, दूसरा कॉइन। इसके अलावा हमें तो कुछ नहीं पता। बाकी क्या क्या चीजें वो ये बताएगा तुम्हारे को। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, आज के टाइम पे रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, वो सब कुछ आपको ये बताएगा। दूसरा चैप्टर आपने ये करा, आपके 6 मार्क्स और पक्के हो गए, 16 नंबर हो गए। आगे देखना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? पूरे के पूरे नेशन की हम एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। जो मैंने अभी आपको दो टॉपिक बताए थे ना कि आप पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि पूरी इंडस्ट्री की एक तरीके की डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है। अभी हमने इंडिविजुअल पढ़ रखा है, यहाँ एज अ होल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है 12 नंबर का, सबसे ज्यादा महंगा चैप्टर है पूरे इकोनॉमिक्स में, सबसे ज्यादा महंगा। 12 नंबर दिलाएगा भाई, अगर ये कर लिया ना 12 नंबर पक्के हैं बोर्ड में। इसके बाद अगला गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। अब आपको एक चीज पता है, देखो एक चीज आपको बताता हूँ, शायद आप इस चीजों से रिलेट कर पाओ। अभी आपको पता है 1 फेब को गवर्नमेंट बजट आया था, गवर्नमेंट ने अपना बजट निकालता है। गवर्नमेंट बजट क्यों निकालती है ये पता है? गवर्नमेंट बजट कोई भी क्यों निकालती है, रीजन पता है इसका? डिवाइड करने क्या डिवाइड करने के लिए? के एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डिवाइड करने के लिए। और कुछ बताओ इसके अलावा? गवर्नमेंट ने अपना बजट निकाला जो जनरली आपका हर साल की 1 फेब को निकलता है, कि हम हर सेक्टर में कितना कितना पैसा लगाएंगे। जैसे आपको पता ना, आपके घर में मम्मी पापा भी ये करते हैं, बजट बना देते हैं। हम जनरली कैलेंडर पे लिख देते हैं हमारी इतनी कमाई है, उसके बाद ये खर्चा होगा वो खर्चा होगा, ऐसे ऐसे करके हम बजट बनाते हैं पूरा। ठीक है, पहली तारीख की महीने की आप सब लोग ये बनाते होगे घर में, है ना। काम वाली आंटी को इतने पैसे जाएंगे, इतने पैसे बच्चों की स्कूल फीस में जाएंगे, ऐसे करके हम सारा बजट बनाते हैं। तो वो बजट क्या है, उस बजट में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खर्चे होंगे और क्या क्या इनकम होगी, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या खर्चे हैं क्या इनकम है। ठीक है, एक बात बताओ, सबसे पहले तो इनकम के बारे में सोचोगे ना, खर्चा तो तभी करोगे, है ना। आपके लिए इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, सोचो आपके लिए इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। टैक्स। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्सेस, ठीक है। पहले अपने हिसाब से सोचो, तुम्हारे हिसाब से तुम कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हो। सर डिविडेंड। डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले पैसा होना चाहिए, वो तो होता ही नहीं, है ना। क्या लगता है हम कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, सोचो कुछ भी जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो यार, क्योंकि जब भी चीजें निकल कर आएंगी। इनकम कहाँ कहाँ से सर आती है? बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकते हो? क्या कह रहा है? सर अफिलिएट। एफिलिएट से कमा सैलरी सकते से हैं। कमा। हाँ सैलरी से कमा सकते हैं। अच्छे अच्छे टर्म्स बोलो, अभी तो तुम सीधा ही टेक्निकल कमीशन। टर्म्स में चले गए, कमीशन। और बताओ और क्या लगता है? अब देखो, अब मैं ना तुम्हारे में से किसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ, तुम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव नहीं, सॉरी दक्ष है, मैं नाम में कंफ्यूज हो गया। ये दक्ष है, ठीक है। अब देखना सब तुम्हारा दिमाग चलेगा अच्छे से। दक्ष है और दक्ष की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। ये दक्ष की ये दक्ष की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। लग रही है ना? हाँ, अब तो सुनते चल बस। ये दक्ष की गर्लफ्रेंड है। अब बात समझना, हुआ क्या, भाई को पार्टी देनी है इसको। अब तुम्हें तो पता है भाई गर्लफ्रेंड का बर्थडे, पार्टी देनी है, कैसे पार्टी दे। इसने पहले बजट बनाया, कह रहा खर्चा कितना होगा।
कह रहा देखो भाई 3 प्रकार के खर्चे हैं, पहले घूमने जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा, ठीक है, गेम्स खेलूंगा, सब कुछ मिला करके टोटल खर्चा है 15,000 रुपए का। ये इसने क्या करा, जो जो खर्चा लगने वाला है उसके लिए सोच लिया, ये बजट है। अब देखो ये सबसे पहले कहां से पैसा लाएगा। सबसे पहले अगर ये अपनी जॉब से या सैलरी से, कहीं पर भी कोई जॉब कर रहा है, कोई आर्टिकलशिप कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, यहां से पैसा लाएगा। मान लो इसकी जो जॉब है, सैलरी है, वो कितने रुपए मिल रहे हैं इसको, 6,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले गया अपना अपना देखा अपना बिजनेस क्या है। अब उसके बाद बताओ ये कहाँ जाएगा, तुम्हें क्या लगता है? अब तो बता सकते हो, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ो, अब क्या लगता है इसके बाद पैसा और कहाँ से लाएगा? उधार मांगेगा। उधार मांगने से पहले तो भाई मम्मी पापा के पास जाएगा, है ना। अब मम्मी पापा में पापा के पास तो जा नहीं सकता, पापा को जाके क्या बोलेगा, भाई गया मम्मी के पास, मम्मी को जाके कहता मेरी दोस्त का बर्थडे है, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी कहती दोस्त का बर्थडे है तो दोस्त पार्टी देगा, तू क्यों पार्टी दे रहा है? अरे मम्मी आपको नहीं पता ना, हमारी जनरेशन अलग है, हमें पार्टी देनी पड़ती। अगर इसने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी मेरे को 9,000 चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इस एज में मम्मी इसको 9,000 रुपए दे देगी? तुम्हें क्या लगता है? मम्मी कहेगी पागल वागल है क्या, छोड़ 9,000, 4,000 रुपए ले, मेरे पे 4,000 है, बात खत्म, ठीक है। अब मम्मी के बाद बताओ, अब लास्ट में कौन काम में आएगा? क्या कह रहा है? 150। अच्छा अब बताओ, अब काम में कौन आएगा? सबसे पहले सैलरी से आ गया पैसा, मम्मी पापा से आ गया, अब कौन आएगा? लास्ट में कौन काम में आते हैं? दोस्त। अब भाई गया अपने दोस्तों के पास, सोहम के पास गया, बाकी दोस्तों के पास गया, कहता भाई तुम्हारी भाभी का बर्थडे है, पैसे चाहिए, कह रहा मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। इसने जा करके लास्ट में पैसे लिए, कितने पैसे बच गए? 5,000। इस तरीके से भाई ने अपने 15,000 रुपए जुटाए और 15,000 रुपए इसने पार्टी वार्टी कर ली। अब समझना, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो तुम ना इजीली बोल पाए। सेम ये चीज गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। गवर्नमेंट पता पैसा कहां कहां से लाती है? इसने सबसे पहले पैसा कहां से लेकर आया? जॉब या सैलरी से। गवर्नमेंट सबसे पहले पैसा लेकर आएगी अपने धंधों से, और गवर्नमेंट के अपने धंधे कौन से? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नाम तो सुना होगा 11th में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको पीएसयू भी बोला जाता है, पता है? जैसे गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां होती है, बताता हूं, आईओसीएल, भेल, सेल, गेल, ये सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कंपनी चला रही है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले पैसा यहां से लेकर आएगी, ये हो गया जॉब सैलरी। इसके बाद बताओ गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? गवर्नमेंट जाएगी अपने मम्मी पापा के पास। बताओ गवर्नमेंट का मम्मी पापा कौन? गवर्नमेंट का मम्मी पापा कौन? सोचो, क्या लगता है कौन होगा? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का पापा, मम्मी कौन है फिर? कुछ भी बोल रहा है। और बताओ गवर्नमेंट का मम्मी पापा कौन होगा? यूनाइटेड नेशन, बहुत ही बढ़िया। अबे गवर्नमेंट के मम्मी पापा नॉर्मल पब्लिक, पब्लिक ने मिलकर गवर्नमेंट को बनाया ना। अभी इलेक्शन आ रहा है, कौन देगा वोट? तुम लोग वोट दोगे ना, तो पब्लिक। अब पब्लिक से पैसा लेंगे, पब्लिक से कैसे पैसा लिया जाता है? टैक्सेस की फॉर्म में। समझ में आया? सबसे पहले गवर्नमेंट पैसा लेती है अपने धंधों से, फिर कहां से लेती है? टैक्सेस से। अब इसके बाद भी गवर्नमेंट का काम नहीं चला, अब गवर्नमेंट जाएगी अपने दोस्तों के पास। मोदी जी किसके पास जाएंगे? ट्रम्प के पास, भैया पैसे दो। तो अब ये पैसा कहां से लेकर आएंगे? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से या दूसरी कंट्री से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, इन लोगों से जाकर के लोन लेंगे। अब आपको ये चीजें सही से समझ आई? क्योंकि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, इसलिए आप इन चीजों को रिलेट कर पाए। सही बात है ना। तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी बजट बनाना है, गवर्नमेंट को देखना है मेरी इनकम कहां कहां से हो सकती है, तो पहली इनकम कहां से होगी? हमेशा पहली इनकम कहां से होगी? अपने धंधों से। दूसरी इनकम कहां से होगी? टैक्सेस से। तीसरी इनकम कहां से होगी? बोरोइंग से। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? हमें ये सीखना है कि गवर्नमेंट का बजट कैसे बने, उस बजट में कितना डेफिशिएट होगा, कितना सरप्लस होगा, ये सारी चीजें हमें करनी है। और अगर आपने ये वाला चैप्टर कर लिया, आपके 6 नंबर और पक्के। ठीक है, कितने नंबर हो गए अभी तक? 44 मार्क्स आपके, 34 मार्क्स आपके हो चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर और आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम ये पढ़ते हैं एज एन इकोनॉमी आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे और कितना कम इंपोर्ट करोगे। बताओ मेरे लिए फायदा क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करूं, बाहर के डॉलर कमाऊंगा, और इंपोर्ट जितना कम करूंगा उन डॉलर को अपने पास संभाल के रख पाऊंगा। तो आप यहां पर ये पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक्सपोर्ट कितना ज्यादा करना है, इंपोर्ट कितना कम करना है। एक कंट्री के लिए बेनिफिशियल क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा है, इंपोर्ट ज्यादा अच्छा है? तुम बताओ। एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छा है भाई, बाहर से पैसा कमा के लाऊंगा, इंपोर्ट में तो मुझे देना है, तो इंपोर्ट कम से कम करूं। जो गवर्नमेंट लेकर भी आई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, या घर में बनाओ, बाहर से इंपोर्ट मत करो, लेकिन अपनी बनाई हुई चीज बाहर जरूर बेचो, है ना। हम ये पढ़ेंगे और इसको पढ़ के आपके टोटल मार्क्स होंगे 40। ठीक है, आज पहला दिन है ना, पहले आज पहले दिन सिलेबस की गहराई नाप लो कितना है, फिर डूबना उसमें अच्छे से। पहले समझ तो लो ना क्या क्या चीजें पढ़नी है। यहां तक समझ में आया? अगर आपने इतना कर लिया तो 40 नंबर आपके पक्के। अब कोई ऐसा बच्चा
सर मेरे को नहीं रखा ज्यादा, सीयूईटी है, मैं तो सीयूईटी में पास हो जाऊंगा, मेरे को तो यहाँ सिर्फ पास होना, पासिंग मार्क्स चाहिए। कोई सरदर्दी नहीं है, आप सिर्फ ये मॉड्यूल करके जाओ, आपके 40 नंबर पक्के हैं। ठीक है, जिनको ऐसा नहीं भाई मेरे को तो 80 में से 80 लाने, उन्हें अगले 40 नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे। अगले 40 हैं आपके आईईडी के, जो पूरा थ्योरी है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है, ये सारा हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तीनों में फर्क पता तुम्हें क्या होता है? या एलपीजी पॉलिसी होती है? क्या कह रहा है? अरे एक तरीके की हिस्ट्री ये एक तरीके की हिस्ट्री है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप ये चैप्टर पढ़ोगे सीधा 12 नंबर। उसके बाद एक अगला चैप्टर है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी हैं जो इंडिया की इकोनॉमी फेस कर रही है, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी कुछ भी नहीं फेस कर रही होती वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी होती, और आपको पता है डेवलप तो नहीं है, डेवलपिंग है, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो अभी भी है ना। आज की डेट में भी कुछ सारी शॉप्स ऐसी हैं जहां पे आप जाओ आपको डिजिटल पेमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे सप्लाई नहीं हो रही, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, डिजिटल पेमेंट तो छोड़ दो, तो वहां पे बत्ती नहीं आ रही लोगों के घर में। ठीक है, तीसरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया की 1947 से लेकर के आज तक की अगर मैं बात करूं, इतना टाइम हो गया, इनका अभी तक का क्या डेवलपमेंट रहा है, हमें ये भी पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा डाटा हमारे को याद करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपके यहाँ 8 नंबर पक्के, इस तरीके से ये आपका 40 मार्क्स का सिलेबस बनेगा। टोटल आपका एग्रीगेट 80 मार्क्स का बनेगा। पहले सिलेबस समझ में आ गया, सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। हमारा फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहला मैं आपको सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे साथ में आईडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले सिलेबस समझ लो, सिलेबस में कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है जो पूरा प्रैक्टिकल है, आपको एंगेजिंग रखेगा। ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जहां पे नींद ज्यादा आती है, पर यहाँ हम ट्राई पूरा करेंगे, इसको फ्लो चार्ट से याद करें, इसको समरी से याद करें, ताकि आप लास्ट टाइम पे ना भूलो मत। हमारे को पूरी पूरी लाइन कभी भी याद नहीं करनी होती, लाइन में कुछ 2 या 3 कीवर्ड्स होते हैं जो आपको लास्ट टाइम तक याद रखने होते हैं, बस उस तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस पढ़ने पर ध्यान दें। यहाँ तक की बात ठीक है, और अपने नोट साफ सुथरे बनाना, मेरे नोट देख लो कितने साफ सुथरे, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, तुम्हें भी ऐसे ही बनाने। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पहले यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले सभी बच्चे यहाँ तक आंसर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुरतेज, गोपी, रिद्धि, सक्षम, सौरभ, अनुश्री, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बोले सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल मिलाकर के हम कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बताना। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सर 5 चैप्टर। तुमने घर पे जाके संदीप गर्ग खोली, क्योंकि भरोसा तो होता नहीं टीचर की बात में, एक बार क्रॉस चेक तो करोगे। घर पे जाके बुक खोली, वहां तो 8 चैप्टर है, तुम तो 5 लिख रहे हो। ये 5 मेजर हेडिंग है जिसके अंदर उन्होंने 2-2, 3-3 चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, जैसे इस हेड में आपके 10 मार्क्स का आएगा नेशनल इनकम, तो हम तो बीच के इंडिविजुअल चैप्टर देखेंगे क्यों, हमें तो पूरा टॉपिक करना है, हमें 10 मार्क्स चाहिए। हम कोशिश यही करेंगे कि अपनी तरफ से कहीं पर भी 1 मार्क्स भी ना छूटे। भैया बोर्ड है ना, बोर्ड में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आप उसको इंडिविजुअल चैप्टर में बांटो ही मत, आप तो बांटो भैया एक कैटेगरी है नेशनल इनकम जो मुझे पढ़ना है। यहाँ तक की बात ठीक है? अब देखो, अब मैं आपको आज की पहली क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दो कंसेप्ट पे लेके चल रहा हूँ, आपको टाइम दूंगा, पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा ये सब चीजें नोट करने का। अभी कोई हबड़ दबड़ मत मचाना नोट करने की, ठीक है? खास करके मेरी क्लास का फ्लो कैसा रहेगा, फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने का, अच्छे से सजा धजा के नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। जब तक नोट नहीं होगा मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? पर पहले चीजों को समझ लो। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आपका टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, हम नेशनल इनकम के ऊपर बात करेंगे, समझना। नेशनल इनकम के अंदर ना आपके ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं, और इन चारों चैप्टर का मिला करके जो आपका एग्रीगेट है वो 10 मार्क्स का है। मैं आपको कह रहा हूं आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे जाओ मत, हमें तो पूरा नेशनल इनकम पढ़ना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो पहले चैप्टर का कोई कंसेप्ट है वो लिंक है चौथे चैप्टर के साथ, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा ये सब, ठीक है? और जब हमारे 4 चैप्टर या हम ये बोलें आपका एक ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम बोलेंगे हमारे 10 मार्क्स सिक्योर हो गए नेशनल इनकम में, ठीक है? तो पहले आपको ये चीज क्लियरिफाई कर रहा हूं, अगर आप घर पे जाके संदीप गर्ग खोल रहे हो, आपको देखने को मिलेगा वहां नेशनल इनकम के अंदर 4 चैप्टर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चारों को एज अ होल लेकर के पढ़ रहे हैं तक, ठीक है? समझना, इकोनॉमिक्स हम कैसे पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है इकोनॉमिक्स का, आपको ना यहाँ बताता हूँ, देखो फिर हम उधर से चीजें नोट भी करते चलेंगे। सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में सेक्टर कितने हैं। सर सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर का मतलब जितने लोग हैं उन लोगों को कितने पार्ट्स में आप बांट सकते हो बेसिकली, ठीक है? आप बताओ आपको क्या लग रहा है, जितने टोटल लोग हैं अगर मैं इकोनॉमी के हिसाब से आपसे पूछूं तो आप उनको कैसे बांटोगे? सोचो क्या लगता है, मैं कैसे कैसे बांट सकता हूँ?
कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो, क्योंकि जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना तुम्हारे को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्या लगता है मैं लोगों को किस टाइप से बांट सकता हूँ? सर एक तो बंदा होगा जो कंज्यूमर होगा, जो चीजें कंज्यूम कर रहा होगा हमारे जैसा। अगर कोई बंदा है जो कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा बंदा कौन होगा तुम बताओ? प्रोड्यूसर, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल सी बात है, दो तो आपको नॉर्मल है, पता रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक बिजनेस है, बिजनेस वाला बंदा किसी एक नॉर्मल इंसान को कोई सर्विस दे रहा है, तो ये कौन हो गया? ये हो गया मेरा कंज्यूमर। सामने वाला बंदा क्या हो गया? प्रोड्यूसर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो एक तरीके से मैं बोलूं, कंज्यूमर को ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। आप बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाउस होल्ड का मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, जो हम हर रोज दुकान पे जाकर के कोई चीज लेकर आते हैं। क्या बेचने के उद्देश्य से लाते हो? नहीं, खाने के उद्देश्य से, कंज्यूम करने के लिए। तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर। ये जिसको क्या बोला जाता है? कस्टमर। ठीक है। दूसरा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? जो उन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा एक सेक्टर और आता है जिसको बोला गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो है ना जो इंटरफेरेंस लेकर के आएगी। गवर्नमेंट क्या कहेगी कस्टमर से? तूने 10 लाख कमाए, उसमें से कुछ तो मेरे को भी दे टैक्स। तूने कोई कमाई करी, 10 रुपए कमाए, 1 रुपया मेरा, सीधी सी बात। तो गवर्नमेंट बीच में आएगी, इंटरफेयर करेगी, है ना। और इसके अलावा एक सेक्टर और है, वो सेक्टर पता है कौन है? देखो, जैसे आपका ये इंडिया है, मान लो इंडिया, अब लग रहा होगा, लग रहा है ना? नहीं लग रहा तो ये लो, ये श्रीलंका, अब तो लग रहा होगा। ये इंडिया है। इंडिया को छोड़ करके बाकी जितना वर्ल्ड है उसको एक सेक्टर में रखा गया जिसको बोला गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से इकोनॉमिक्स को 4 पार्ट में बांटा गया: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मैं आपको बताता हूं कुछ डाउट जो पहले बच्चों के आए थे, उनको क्लियर करता हूं। सर सबसे पहले कंज्यूमर, कंज्यूमर तो समझ आ गया, जो कंज्यूम कर रहा है। आप यहाँ पे प्रोड्यूसर कह रहे हो, पर कोई कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मार्केट से सामान खरीदा आगे बेचने के लिए, वो तो खुद कोई प्रोड्यूस भी नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग में होते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट से कोई सामान सस्ता मिल रहा है, वो बल्क में ले आए और धीरे धीरे करके यहाँ पे बेच रहे हो। जैसे जितनी हमारे आसपास किराने की शॉप है वो ये तो करते हैं, है ना। उनको बताओ, मैं उनको इन 4 में से कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? क्या लगता है उनको मैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? सोचो, वो किस में आएंगे मेरे? कौन सा? ऐसे लोग जो ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो किस में आएंगे? बताओ क्या लगता है? सब में प्रोड्यूसर है। वो फिर भी प्रोड्यूसर में काउंट होंगे। पता है क्यों? प्रोड्यूसर की ब्रॉड हेडिंग इन्होंने फर्म्स रखी हुई है। अब फर्म्स में तो कोई भी बंदा आ गया ना। फर्म में प्रोड्यूसर भी हो गए, ट्रेडर भी हो गए, मैन्युफैक्चरर भी हो गए, सब लोग आ गए। तो इस तरीके के आपके 4 सेक्टर बड़े हुए हैं। ठीक है, बदले हुए हैं 4 सेक्टर। अब समझना है 4 सेक्टर को हमने कैसे करा, ताकि आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी। देखो, सबसे पहला हाउस होल्ड, आपको पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा। हाउस होल्ड हमारे और आपके जैसे, सबके जैसे लोग, ठीक है, जो कंज्यूम कर रहे हैं। फर्म्स में इनका चेहरा तो भैया सबको याद रहता है, पता है ना कौन है। कोई ऐसा इसको ये ना पता हो ये कौन है? नहीं पता कौन है? पूरा नाम क्या है? धीरू भाई अंबानी तो पापा जी का नाम था इनके। मुकेश अंबानी। भाई धीरू भाई अंबानी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कौन है? इनको तो सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार हो गई। और लास्ट में अगर आपको दिख रहा हो, ये वर्ल्ड का मैप है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी टोटल 4 सेक्टर में पूरी की पूरी डिवाइडेड है। 4 सेक्टर में कौन कौन से आएंगे? एक हाउस होल्ड, कस्टमर्स, दूसरा फर्म्स। सर फर्म में कोई भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग वाला बंदा हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे कोई गुड्स दे रहा हो, सारे लोग, मतलब बेसिकली ऐसे लोग जो नॉर्मली कस्टमर से इनकम कमा रहे हैं। तीसरी सरकार, कोई भी सरकार हो सकती है। अगर आपको लग रहा है केजरीवाल का चेहरा नहीं लगाया, भैया कोई नहीं, सरकार कोई भी, गवर्नमेंट कोई भी। और लास्ट कौन सा आएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको बताता हूं, हमारे को जो पढ़ना है ना, हमारे को ये चारों सेक्टर के बारे में पढ़ना ही नहीं है। हमारे सिलेबस में जो ज्यादातर फोकस करा गया ना, वो बस इन 2 पे करा गया, सिर्फ इन 2 पे। किस पे? सर कस्टमर और फर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनकी बात करो। गवर्नमेंट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो बहुत ही कम है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप इस टाइम पे 12th पे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहली स्टेज पे खड़े हो। तो पहली स्टेज पे सिलेबस बनाने वाले का मेन टारगेट यही है कि इसको, इनको बच्चों को बस इतना समझाओ कि फर्म और हाउस होल्ड के बीच में कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन से, सेक्टर कौन से, ही आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अगर कभी भूल जाओ, इनके चेहरे कभी मत भूलना। घर वाले लोग, अंबानी जी और मोदी जी, और लास्ट कौन बच गया? वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। वर्ल्ड क्या
जैसे फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंडिया को छोड़ के सारा, क्योंकि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया को छोड़ के बाकी सारे वर्ल्ड को हमने बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सर, अगर ये सेम चीज मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या क्या कह रहा है बेटा? हाँ सेम वैसे, जैसे एक बात सोचो, अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सब, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। नाम में क्लियर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब जिस जगह की मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ ना उसको छोड़ के बाकी सारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ तक कोई डाउट है? आराम से तसल्ली से देखो और बताओ यहाँ तक आपका कोई डाउट या कोई परेशानी? ये क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ये क्लियर है? बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है? चले यहाँ से आगे, अब आओ, yes, sir. अब यहाँ से आगे चलते हैं। आपका कोई डाउट हो बता देना, जब मैं आपसे डाउट पूछूंगा आप आराम से जब बताओ, पहले मेरे को कंसेप्ट समझाने देना पूरा। अब इसके बाद अगला आता है एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? आप बताओ सर, हमारी इकोनॉमी में कुल मिलाकर के सिर्फ 3 एक्टिविटी होती है, पता 3 एक्टिविटी कौन सी है? देखो, सबसे पहले फर्म्स की बात करते हैं। बताओ फर्म्स क्या करेंगे? अभी आपको पता चल गया था फर्म्स कौन है। फर्म्स ऐसे लोग हैं जो प्रोड्यूसर है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करा, और प्रोड्यूस को ही हम क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना। इन्होंने प्रोडक्शन करी, इन्होंने प्रोडक्शन करी, सामने कस्टमर है, बताओ कस्टमर क्या कर रहा है? कंजम्पशन। ये दो तो चीज आपको पता है, नॉर्मल सी बात है। एक प्रोडक्शन हो रही है तो सामने वाला बंदा कंजम्पशन कर रहा है। अब आप अपने आप पे लेकर के देखो, अगर आपकी आज के टाइम पे 20,000 रुपए सैलरी है, आप इससे सिर्फ 2 काम करते हो। पता है 2 काम आप क्या करते हो? सर हो सकता है इसमें से 14,000 15,000 कुछ भी मेरा कंजम्पशन पे जा रहा है, और बाकी के 6,000 मैं क्या कर रहा हूं? अभी सेव करके रख रहा हूं, क्योंकि ये सेविंग मेरे को आगे के लिए काम में आएगी। और इन सेविंग को जनरली लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे तो बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं भी ऐसे पार्ट में इन्वेस्ट करके रखेंगे जहां से वो आगे कमा सकते हैं। तो टोटल मेरी इकोनॉमी की ना सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिविटी होती है, पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट। अगर आप ऐसा होल देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना। सर क्या इसमें प्रोडक्शन में दोनों चीजें आएंगी? गुड्स भी आएगा, सर्विस भी आएगा, सब कुछ आएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करना, जो आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं आप नहीं कर रहे। आज के टाइम पे आप भी मोमोज वाले पे जाके मोमोज खा रहे हो, कंजम्पशन है। सामने वाले बंदे के लिए प्रोडक्शन है। यहाँ तक की बात ठीक है ना? अच्छा, तीसरा इन्वेस्टमेंट। तुम्हें क्या लगता है, तुम इन्वेस्टमेंट करते हो? सोच के बताना, तुम इन्वेस्टमेंट करते हो या नहीं करते? सर हमारे पे करते हैं इनकम ही सर. नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? दुखती नस्ता हाथ रख रहे हो तुम तो। इन्वेस्टमेंट आप लोग भी करते हो। अगर आपने अपने घर में कोई गुल्लक में पैसे भी सेव कर रखे हैं तो वो भी सेविंग है, उस सेविंग को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? अच्छा एक बात और बताना, किसी बिजनेस वाले बंदे ने, सोच के बताना, किसी बिजनेस वाले बंदे ने कोई मशीनरी खरीदी अपनी फैक्ट्री के लिए, ये उसके लिए क्या होगी? प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी या इन्वेस्टमेंट होगी? सोच के बताओ। किसी बिजनेस वाले बंदे ने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी, बताओ क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोडक्शन मत बोलना, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स या सर्विसेज बनाना है। ठीक है? जैसे मोमोज वाला बंदा मोमोज बना रहा है तो प्रोडक्शन है, वो गैस स्टव लेकर के आगे, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन क्या होगी? जब आप जाकर के उससे सामान खाओगे। ठीक है? सामान खाओगे, चटनी मांगोगे, वो ये है। ठीक है? भावुक मत होना ज्यादा, समझ आ रहा ना, बस वो चीजें समझना। अब देखो, ये चीजें सबसे पहले मैं आपको यहां से दिखाता हूं ताकि आपको साथ के साथ क्लियर होती जाए। बेसिक आपकी 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। पहला प्रोडक्शन, आपको देखो जूम मार के दिखाता हूं, यहाँ पे बंदा प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है ना? ये देखो जी, यहाँ पे बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, दिख रहा है? फैक्ट्री में वो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है हेलमेट पहन करके। तो आप कोई भी गुड सर्विस बना रहे हो, प्रोडक्शन है। कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन होती है जब हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, किसके लिए? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। आप चीजें क्यों खा रहे हो या आप कोई भी चीज क्यों कंज्यूम कर रहे हो? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सिंपल सी बात है ना। आज के टाइम पे आप इको की क्लास भी ले रहे हो तो इको की क्लास लेने का मेन मकसद क्या है? आप अपनी कोई एक वांट है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हो। क्या वांट है? मैं कुछ सीखने आया हूं। सही बात है। सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप कोई कैपिटल स्टॉक क्रिएट करते हो। कैपिटल स्टॉक का मतलब पता क्या है? बात समझना। कैपिटल का मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ आज के लिए नहीं है, जो आगे तक काम में आएगी। आपने अकाउंट्स में वर्ड पढ़ा हुआ है, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल आती है, ओनर का पैसा। क्या ओनर का पैसा ऐसा होता है कि आज लग गया और अगले 10 दिनों में निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। कोई भी ओनर अपने धंधे में पैसा लगा रहा है तो लंबे समय के लिए लगा रहा है ना। तो वैसे ही कैपिटल स्टॉक का मतलब ऐसी एसेट जो मैं लंबे समय के लिए अपने बिजनेस में खरीद रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास देने के लिए आपको आईपैड खरीदा, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, क्या ये सिर्फ 10 दिनों के लिए या महीनों के लिए खरीदा? नहीं, लंबे समय के लिए खरीदा। ये कैसे काम आएगा मेरे उसमें, मेरे धंधे में कैसे काम में आएगा? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में काम में आएगा। तो इनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट।
अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी हो सकता है क्या कि मेरे पास पैसे बच गए, मैंने आरडी या एफडी करा दी बैंक की? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास पैसे बच गए, मैंने जाके शेयर्स में डाल दिए, मैंने जाके म्यूचुअल फंड में डाल दिए, क्या ये भी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, ये भी इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है, देखो इन्वेस्टमेंट का नाम क्या बोला इन्होंने, कैपिटल फॉर्मेशन। एक बात बताओ, आज मैं अपने धंधे में 10 लाख रुपए की कोई मशीन ला करके इंस्टॉल कर दी, क्या वो 10 लाख रुपए का मेरा एक कैपिटल फॉर्म हो गया? कैपिटल को ना अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से मत समझना अभी। कैपिटल का मतलब एक ऐसी चीज जिसपे मेरा हक है और हमेशा लंबे समय के लिए वो मेरा फॉर्म हो गया। तो कई बार ना पेपर में इस नाम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कैपिटल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब अपनी पूंजी इकट्ठी करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 1 लाख रुपए रिलायंस की कंपनी में लगा दिए, वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए कैपिटल फॉर्म हो गई। आगे जाकर के कभी ना कभी तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे आपने आज गुल्लक में 1000 रुपए रखे, आपने वहां से 1000 रुपए हटा करके बैंक में जाके आरडी या एफडी कुछ कर दी उसकी, तो वो आपके फॉर्म हो गए ना, उससे कुछ ना कुछ आप कमा पाओगे आगे। तो उसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ही हमारा दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक बताओ पहले, कोई डाउट, कोई परेशानी? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताओ, यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो? ये सब कुछ क्लियर है यहां तक? बताओ जी। सर कैपिटल कैपिटल स्टॉक को अगर देखें तो नॉन हाँ करंट एसेट हाँ, सिर्फ नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट भी बोल सकते हो, चाहे प्लांट मशीनरी है, कोई भी ऐसी चीज जो आप धंधे में लेकर के आ रहे हो बाकी चीजों को बनाने के लिए, गुड सर्विसेज बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। ठीक है? और कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी ये कंसेप्ट खत्म हो गया, अभी डेप्थ में हम पढ़ेंगे, अभी तो बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि चीजें हैं क्या क्या। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है चीजें? अभी तक आपने सिर्फ मेरे साथ 2 कंसेप्ट पढ़े हैं, एक बार 2 कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था? 4 सेक्टर। कौन कौन से 4 सेक्टर है हमारे, बताना। 4 सेक्टर, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बात सुनो, आपको बेटा बताना है, ठीक है? मेरे साथ साथ चीजें बतानी है। यहां तक हुआ? अच्छा, आगे बताना। दूसरा बेसिक एक्टिविटी कौन कौन सी है बताना। पहली, पहली प्रोडक्शन, दूसरी कंजम्पशन, तीसरी इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन का मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना। कंजम्पशन का मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो, किस चीज के लिए? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना। यहां तक की बातें क्लियर है सारी? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? पक्का चल सकते हैं यहां से आगे? सोहम बेटा अपना म्यूट कर दे बेटा, बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है। बोलना है मतलब मेरे साथ साथ बोलना, लेकिन म्यूट होकर के बोलो। अगला कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आओ। अगला कंसेप्ट क्या है? ठीक है, देखो मेरे को आपके साथ अब बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करनी, चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है। अगला कंसेप्ट देखना, टाइप ऑफ गुड्स। गुड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो मैं जाकर के कंज्यूम कर रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है, और उनका नाम क्या रखा गया? नॉर्मल नाम, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूम करने वाले कौन से गुड्स होंगे? जिनको मैं गया और जाके मैंने कंज्यूम कर लिया। क्या वो मैं आगे बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए। उनको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। देखो, कोई भी ऐसे गुड्स जो हाउस होल्ड खरीद रहा है वो कंज्यूमर गुड्स है। हाउस होल्ड, आपको पता ना हाउस होल्ड कौन सा था? सेक्टर था हमारा एक। अगर हाउस होल्ड या नॉर्मल कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर बाहर से जाकर के कोई भी सामान लेकर के आ रहा है, तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। एक बात बताओ, मैं जाकर के फर्नीचर की शॉप से फर्नीचर लेकर के आया, वो मेरे लिए क्या होगा? कंज्यूमर होगा या नहीं होगा? सोचो, कंज्यूमर होगा क्योंकि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या मैं आगे बेच रहा हूँ? नहीं। क्या मैं उससे कोई गुड सर्विसेज बना रहा हूँ? नहीं, मैं तो अपने लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? फर्नीचर मेरा कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। दूसरा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? ऐसा कोई भी गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है। जैसे यहाँ पर इसने कॉफी की वैन खरीद ली, प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो उस चीज को यूज करेगा आगे गुड्स और सर्विसेज के लिए। एक बात बताना, मैं आईपैड लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों को क्लास में पढ़ाने के लिए, तो मेरे लिए वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर गुड्स है? प्रोड्यूसर गुड्स। आपके लिए क्या है अगर आप आईपैड लेकर के आ रहे हो अपने घर में गेम खेलने के लिए? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर आप उससे कोई बिजनेस करने के लिए ला रहे हो, अब क्या है वो? प्रोड्यूसर गुड्स। तो एक क्वेश्चन नॉर्मल सा, क्या एक गुड एक टाइम पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हो सकता है? हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा बंदा उसे खरीद रहा है। अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड्स। अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स। यहां तक की बात ठीक है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? यहां तक की बात ठीक है? अब आगे समझते हैं। सर, कंज्यूमर के अंदर भी ना 2 कैटेगरी होती है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी। एक ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वर्ड पता है आपको? ड्यूरेबल वर्ड क्या होता है? ड्यूरेबल का मतलब जो चीज आसानी से खराब नहीं होती, उन्हें ड्यूरेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन लेकर आया, फोन ऐसा तो नहीं है ना खराब हो जाएगा, फोन तो चलेगा आराम से 4 5 साल 6 साल तो आराम से चलेगा, ये ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो बहुत जल्दी खराब होता है, देख के पता चल रहा होगा तुम्हारे को, जिनकी शेल्फ लाइफ ही कुछ टाइम की है खाली, उन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। जैसे आज आप गए, आज आपने जाकर के कोई ब्रेड ली, ब्रेड पे ना आप डेट देख कर आते हो, उस पर लिखा होता है कि 3 या 4 दिन तक यूज होगा, उसके बाद यूज नहीं होगा। आप मिल्क लेते हो, मिल्क के ऊपर डेट लिखी होती है, सिर्फ इतने टाइम तक ही यूज कर सकते हो।
तो वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल को एक चीज और बोली जाती है, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब पता है? कभी वर्ड सुनो, पेरिशेबल क्या होता है? पता है पेरिशेबल का मतलब? ऑनलाइन में बच्चों, आपको किसी को पता हो ऑनलाइन वाले बच्चों, पेरिशेबल का क्या मतलब होता है? क्या होता है? डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं है, गलत बोल रहा है। और कोई पेरिशेबल? जिसकी लाइफ लिमिटेड होती है। और आसान भाषा में बताओ भाई, ऐसे बताओ, तुम्हारे सामने 4 साल का बच्चा बैठो, उसे समझ आ जाए। लाइफ लिमिटेड ये सब नहीं। हाँ, जो जल्दी खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होता है, ये गलत है वर्ड। पेरिशेबल कौन सा होगा? जो जल्दी खराब जो जल्दी खराब या सड़ जाता है उसे कहते हैं पेरिशेबल। ठीक है ना? जैसे कुछ बच्चों का दिमाग पेरिशेबल नेचर का होता है। आई होप आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को, सबका नहीं होता। अब बात समझना, ड्यूरेबल गुड्स है नॉन पेरिशेबल। ड्यूरेबल का मतलब जो जल्दी से खराब नहीं होते, अच्छे खासे लंबे शेल्फ लाइफ तक चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी से चीजें खराब हो जाती है, और इसमें ज्यादातर चीजें खाने वाली आती है। ठीक है? तो अगर मैं बाहर से कोई भी गुड्स लेकर आया, पहली कैटेगरी क्या है उसकी? कंज्यूमर गुड्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स। अब उसके बाद आगे कनेक्ट करो, कंज्यूमर के अंदर दो पार्ट है, कौन कौन से? एक ड्यूरेबल, दूसरा क्या है? नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कौन सा? जो खराब हो जाएगा? नहीं, जो खराब नहीं होगा वो है ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल कौन सा? जो जल्दी से खराब हो जाएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आप मुझे बताओगे कंज्यूमर के अंदर वो कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है? मैं अपने घर के लिए चेयर्स लेकर के आया, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल। यहां तक की बात ठीक है? मैं अपने घर के लिए फ्रूट्स लेकर के आया, मिल्क लेकर के आया, छाछ लेकर के आया। ठीक है? फोन लेकर के आया, फोन लेकर आया बिजनेस में यूज करने के लिए, प्रोड्यूसर गुड्स। बातें क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर आगे लेके चलूंगा। ऑनलाइन वाले सही बच्चों यहाँ तक कहा। बताओ। हाँ जी बताओ। बिजनेस कोई भी गुड आ रहे तो प्रोड्यूसर गुड्स, बिजनेस में कुछ भी यूज होगा प्रोड्यूसर है, क्योंकि अभी मैंने प्रोड्यूसर किया, आपको आगे के बाइफर्केशन नहीं बताया। अगर बिजनेस में कोई भी चीज लेकर के आ रहे हो तो प्रोड्यूसर है। ठीक है? और बताओ बेटा, और किसी का कोई डाउट? अनुश्री, सोहम, गोपी और गुरतेज, रिद्धि, सक्षम, सौरभ, कोई डाउट बेटा? नो डाउट। यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। जैसे आपने देखा कंज्यूमर गुड्स के बातों ही बातों में दो बच्चे हो गए, एक ड्यूरेबल एक नॉन ड्यूरेबल। वैसी बात करते हैं प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के देखो, प्रोड्यूसर में क्या है? सर आप कोई भी गुड्स धंधे में ला रहे हो ना, दो चीजों के लिए ला रहे होगे क्या? या तो आप उसे सीधा ला करके बेच रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला हमारे घर के आसपास जितनी किराने की शॉप है वो यही करते हैं, लक्ष्मी नगर से या कहीं से भी कम रेट पे बिस्किट के पैकेट लेकर आए और आपको सीधा बेच रहे हैं। तो उनके लिए पहले तो वो प्रोड्यूसर गुड्स थे, और ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स जो डायरेक्टली बेचे जाते हैं बिना कुछ और करे, उनको बोला जाता है फिनिश गुड्स। ये तो फिनिश गुड्स है, सही बात है ना? फिनिश गुड्स मतलब जो अपनी तरीके से पूरे फिनिश हो चुके हैं। तो वो बिजनेस वाले बंदे के लिए तो हुए क्या? फिनिश गुड्स। अच्छा, जो बंदा लेकर के जा रहा है उसके लिए क्या हुए? सर वो कंज्यूमर गुड्स है। हमें कैसे पता चलेगा ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल? देखा जाएगा, अगर ड्यूरेबल उसकी लाइफ अच्छी खासी है, नॉन ड्यूरेबल अगर जल्दी से खराब हो रहा है। यहां तक की बात तो ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरा धंधा चल रहा है, मैं बाहर से कोई भी गुड्स लेकर के आया हूं, तो टोटल मैं 3 पर्पस के लिए गुड्स ला सकता हूं। पहला, लाया और बेच दिए, कौन से होंगे? फिनिश गुड्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा हो सकता है लाया, उस पर कुछ प्रोसेस लगाई, उससे कुछ बनाया और फिर बेचा, ऐसा भी हो सकता है ना? जैसे मान लो मैं बाहर से कोई रॉ मटेरियल लेकर के आया, रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे गेहूं लाया, मेरे को आटा बना के बेचना, मैं गेहूं लाया, उससे पहले प्रोसेस करा फिर बेचा। मैं बिजनेस कह रहा हूं, मैं बिस्किट बनाने वाला बंदा हूं, मैं बाहर से गेहूं लाया, चीनी लाया, उनसे मिला करके बिस्किट बनाया और फिर बेच रहा हूं। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बात बताना, एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए दो कैटेगरी आइडेंटिफाई हो गई। पहला फिनिश गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब जो अभी बीच के प्रोसेस में। इंटरमीडिएट जैसे आपके ना इंटरमीडिएट एग्जाम्स होते हैं सितंबर में, बीच वाले होते हैं, फाइनल तो नहीं होते ना वो, तो बीच वाली वैल्यू। यहां तो कोई डाउट तो नहीं? दो बातें क्लियर है? पहला फिनिश गुड्स, दूसरा क्या हुआ? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन से होंगे? जिसपे कुछ ना कुछ प्रोसेस लग रहा है, जिसपे कुछ ना कुछ कलाकारी हो रही है, ऐसे समझ लेना। और फिनिश कौन से हैं? जो पक्का पूरे के पूरे फिनिश है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक की बातें क्लियर? एक बात बताओ, इसके अलावा मैं अपने धंधे में क्या लेकर के आऊंगा? तीसरी चीज, सिर्फ मशीनरी तो लाऊंगा, और क्या बच गया? मैं अगर अपने बिजनेस के लिए देखूं तो दो प्रकार के गुड्स लेकर के आता हूं, दो या तीन। पहला लाया और बेच दिए, ये हो गए फिनिश गुड्स। लाया, उस पर कोई प्रोसेस करके बेचा, इंटरमीडिएट। जैसे तुम हलवाई वाला धंधा कर रहे हो, तुम बाहर से बेसन लाए, तुमने लड्डू बना के बेचे, तो बेसन क्या है? इंटरमीडिएट। लड्डू क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। यहां तक की बात ठीक है? अब एक बार बताओ, एक ऐसे भी गुड्स होते हैं जो मैं ला रहा हूं बाहर बेचने के लिए नहीं, अपने धंधे में यूज करने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, कैपिटल फॉर्मेशन। ये कौन से गुड्स हो गए? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की पता है सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये धंधे में लेकर ही लंबे समय के लिए लेकर आए जाते हैं। आप देखो फोटो में आपको दिख रहा है मशीनरीज है, कभी भी आप ऐसे लेकर आते हो क्या मशीनरी लाए और बेच दोगे? ऐसा तो नहीं होता। मैं मशीनरी लेकर के ही आता हूँ लंबे समय तक अपने धंधे में रखने के लिए। बताओ जी, यहां तक की बात क्लियर हुई?
यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी है तो बताओ, ये क्लियर है सब कुछ? पक्का? देखो अभी तक हमने जो भी करा एक बार पहले उसको रिवाइज कराता हूँ, आपके कोई भी डाउट है आप अभी डाउट पूछ सकते हो। देखो रिवाइज करते हैं। सर सबसे पहले हम गए गुड्स में, गुड्स के अंदर हमने बोले भाई देखो दो बंदे हैं, एक होगा कंज्यूमर तो वो होगा कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे कौन से गुड्स होंगे बताना? प्रोड्यूसर गुड्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आप कंज्यूम कर रहे हो दो तरीके से करोगे, बताओ दो तरीके कौन से? एक ड्यूरेबल, दूसरा कौन सा? नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको सबको मेरे साथ बोलना, बस माइक ऑन मत करना, बोलना सबको है बेटा, नहीं बोलोगे फेल हो जाओगे, जरूर बोलना। हाँ अब बताओ प्रोड्यूसर गुड्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर में तीन कैटेगरी है, बताओ तीन कैटेगरी कौन कौन सी? पहला, सबसे पहले फिनिश गुड्स, जो लाया और लाके बेच दिया, एग्जांपल ध्यान रखना, मैगी लाए लाके बेच दिया। दूसरा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब व्हीट लेकर के आया उसे आटा बना करके बेचा। तीसरा, सर लाया तो सही बाहर नहीं निकाला अपने पास रखा है, ये कौन सा होगा? मशीनरी वगैरह, इनको क्या बोला जाता है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये आपके धंधे में क्या कर रहे हैं? कोई कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो सड़ जाते हैं, जो नहीं सड़ते, जो नहीं सड़ते। और नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी से सड़ जाते हैं, मतलब ये मेरे पेरिशेबल हैं, ये कौन से हो गए? नॉन पेरिशेबल। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो बताओ, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? पक्का? सर हाँ जी। वो जो ऊपर कैपिटल स्टॉक की बात की थी हाँ, क्या था सर? वो कैपिटल स्टॉक के अंदर कौन कौन से गुड्स आएंगे वो हमने यहां पर पढ़े कि कैपिटल गुड्स उन लोगों को बोला जाता है। जैसे देख, अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप दो चीजें करते हो, या तो कंज्यूम करोगे या इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्ट करने के भी तो दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो मैंने किसी शेयर कैपिटल शेयर में लगाए पैसे, वो मेरे धंधे में काम में नहीं आ रहे, पर अगर मैं अपने धंधे में कोई मशीनरी लेकर आया तो उसे मैं कैपिटल गुड्स बोलूंगा। यहां तक की बात बताओ भाई, सब क्लियर है या कोई डाउट है? आराम से यस सर, देखो ग्रेट। और बताओ सब बच्चों को, यहां तक सारी बातें क्लियर है? पक्का? यस। तो पहले पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, है ना? पहले आप यहां तक नोट कर लो, तो ऊपर से स्टार्टिंग से चीजें नोट करना, ताकि आपको ना सारी चीजें, भाई देखो जितने अच्छे से शिद्दत से अपने नोट बनाओगे ना उतने बढ़िया तरीके से पास होगे। अब आपके ऊपर है, आप देख लो आपको कैसे काम करना है। मैं ये हटा देता वैसे हूँ। सर ये हमें मिलेगा सभी? क्या ये पेज नहीं मिलेगा, आपको नोट करना है, क्योंकि अगर मैं पेज दूंगा तो फिर तो कोई बच्चा नोट ही नहीं करेगा ना, इसलिए आपको पेज भी नहीं मिलेगा। आराम से नोट करो, टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी नोट करो। और अगली मेरी अगली क्लास है, अपने पास कम से कम 3 से 4 पेन रखना, अलग अलग कलर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो अलग कलर से लिखनी है आपको। ठीक है जी, करो फटाफट। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर सब्जेक्ट कोड क्या है सर? भाई ये देख करके बता दूंगा, नोट करो जल्दी जल्दी। फ्रीज कर दिया, आप लोग करो जब तक, ऑनलाइन वालों अभी आप भी करना, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो भाई करो नोट। सबको नोट करना भाई, जल्दी जल्दी करना। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक सारा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है तो बताओ।
करो करो जल्दी जल्दी करो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारे पास आ रहे हैं गाने? गानों की आवाज आ रही है? अच्छा बढ़ानी है, ऐसे नहीं आ रही? ये बहुत आती है सर। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सीधी सच्ची मैंने जान दवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिने गिने तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा जिंदे शानी आने के तो सारी तारे नीले आसमान ऊपर वाला दिखा दीजिए। यहाँ तक नोट नहीं हुआ? एक बार यहाँ तक नोट करो फटाफट। फोटो ले ले, नहीं तो इसकी इसकी ये तो फोटो ले ले फटाफट। हो गया यहाँ तक सबका नोट? हाँ दिल है, दिल हद है, रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जो लब पे रुकी है, क्या कहते क्या कहते, हाँ क्या कहते, अब आँख झुकी है, क्या कहते, ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाली नीले आसमान अबे ऑनलाइन वालों, तुम्हारे को मजा नहीं आ रहा गानों में? क्या तेज लग रही है आवाज?
बंद कर दूं क्या? बीएसटी का भी बताऊंगा भाई, पहले इको पढ़ लो फिर बताता हूँ बीएस का भी। जल्दी कर दीजिए, उसमें ज्यादा दिक्कत है। तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुदा तेरी बोल, तू ही टोली तू ही टोली है। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुदा तेरी बोल, तू ही टोली तू ही टोली। धारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे, आज पट्टे जक लैन दे हो जक लैन दे, आज पट्टे जक लैन दे हो जक लैन दे, हो जक लैन दे, हाँ जक लैन दे, हो जक लैन दे, सूरज को तक लैन दे हो जक लैन दे, आज पट्टे जक लैन दे हो जक लैन दे। ऑनलाइन वाले बच्चों आपका हो गया बेटा? बताओ नीचे करना है? डन है यहाँ तक? इससे भी ऊपर फोटो ले ले इसकी, नहीं तो हटा दूं? क्या हो गया? सब बच्चों का हो गए? नेक्स्ट फोटो ले ले इसकी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ बाकियों का सबका हो गया यहाँ तक? बताओ जी, यहाँ तक डन है? टाइप ऑफ गुड्स लिखो, छुट्टी फिर उसके बाद टाइप ऑफ गुड्स और लिखो आप। ये लो हेडिंग दिखा देता हूँ, हेडिंग आपकी टाइप ऑफ गुड्स है, लिखो। हो जाए तो बता देना बच्चों, नीचे कर दूंगा। नीचे करूं? पहले ये लिख लिया दोनों, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स लिख लिए। फिर उसमें आएगा ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, दूसरे में आएगा सेल की तरह यूज हो रहा है या यूज एज अ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल अपने हिसाब से डाल देना, फोटोज देख के जो आपको एग्जाम्पल बढ़िया लगे वो आप डाल सकते हो। हो जाए तो बताना। बस इतना ही नोट करना है आपको।
हो जाए सब बच्चों का तो बताना बच्चों। मांचू हो गया? नित्या, आपका क्या नाम था, मैं भूल गया। सिमरन, याद रखा सिमरन। हो गया सिमरन? ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार आप भी बताओ बेटा, किस किस का रह गया? सबका हो गया? गोपी, अनुश्री, बाकी सबका हो गया बच्चों? है ना सबका? चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करेंगे 1 मिनट में, फिर आप लोगों की छुट्टी। हाँ जी, ये सब क्या? हाँ हाँ, ये नोट्स है, ये नोट्स आपको नोट करने हैं, इनके साथ साथ हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है? नोटिंग प्रॉपर करनी है आपको, कंसेप्ट रजिस्टर अपना खुद बनाते हुए चलना बढ़िया तरीके से, ठीक है? आओ एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने जो भी पढ़ा। देखो इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर है, सबको बोलना है रिवीजन में मेरे साथ साथ, माइक बंद करके। हाँ, पहला क्या था? कौन कौन से सेक्टर थे? पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद हमने क्या बोला, हमारे लिए बेसिकली क्या पढ़ना, हाउस होल्ड और फर्म पढ़ना खाली। बेसिक 3 प्रकार की एक्टिविटी, पहला प्रोडक्शन, दूसरी कंजम्पशन, तीसरी इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन का मतलब जब आप गुड सर्विस बना रहे हो, कंजम्पशन जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक नाम और था क्या, कैपिटल फॉर्मेशन, जब आप कोई भी मशीनरी वगैरह लेकर के आ रहे हो। टाइप ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स के पहले 2 बड़े बच्चे कौन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन सा, जो कंज्यूम करते हो। अब कंज्यूमर के अंदर 2 बच्चे और हुए, कौन से, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो जल्दी खराब होंगे, नहीं होंगे, जो नहीं खराब होंगे, जो नॉन पेरिशेबल है। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो जल्दी खराब होंगे। आगे बताना प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर में क्या बोलेंगे, जो लाया और बेच दिया, क्या है, फिनिश गुड्स। ला करके प्रोसेस करके बेचा, क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद एक और बचा, कौन सा, जो लाया तो सही बेचा नहीं, वो क्या है, कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है? चलो थैंक यू गाइस, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, बाय बाय, ओके।